नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 28 जनवरी। 28 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड, टूरिज्म सेक्टर, ऑलिव रिडले टर्टल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडल ट्रेन प्रोफाइल, एक आदर्श ट्रेन की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कैसे चलती है। तो हमारा पहला है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। अभी उड़ीसा में क्या हो रहा है, उड़ीसा के मलकानगिरी में जो एक स्कीम है उसके तहत फार्मर्स जो है वो सेकंड क्रॉप भी ग्रो कर पा रहे हैं। अभी क्या है कि उस एरिया के अंदर जो एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या फिर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जिस पूरे के तहत आप जो है सालाना कम से कम 2 फसलें काट सकते हैं। इसमें पता है क्या होता है, ये सिंचाई की जो आधुनिक विधि है इसमें कृषि भूमि को ड्रिपर, स्प्रिंकलर, फॉगर्स, इन सब के मदद से सिंचाई की जाती है, जिसमें फल के जो जो फसल होती है उसमें जड़ से वहां पे बूंद बूंद करके उसके अंदर पानी डाला जाता है। इसी को हम ड्रिपर फसल भी कहते हैं। ड्रिपर्स होता है ना, बूंद बूंद करके हम उसमें पानी डालेंगे, तो इस तरीके से उसमें जो है उगाई जाती है। और इसको काफी ज्यादा देखा गया है कि अगर हम बूंद बूंद करके पानी डालेंगे तो पहली बात तो इसमें जो पानी है उसकी काफी ज्यादा बचत होने वाली है ना। जल उपयोग की जो है ना, केवल वो पहले 35 से 40% थी, अभी पानी की जो संरक्षण है वो भी काफी हो गया है, कम हो गया है उसमें। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके इसको यूज करते हो तो 90% जो है उसमें सिंचाई का जो ड्रिप इरिगेशन है वो यूज किया जा सकता है। प्लस पहले के मुताबिक अगर मैं बात करूं, जो हम पहले की चीजें यूज कर रहे हैं सिंचाई के मेथड्स, उसके कंपैरिजन में इसके अंदर जो पैदावार है, यील्ड है, वो काफी ज्यादा है। अगर हम कहें तो ये आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है, और आउटपुट काफी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंदर आउटपुट की, तो इसमें करीब करीब 45% गेहूं में, चने में 20%, सोयाबीन में 40% तक की जो फसलें हैं उनकी पैदावार में काफी ज्यादा वृद्धि भी हुई है। और इसी दौरान अगर परिवहन पर जो जल हानि होती है वो भी काफी कम हो गई है, और जल की खपत की सिंचाई में भी काफी कम आई है। और वो जो बाकी का जल है, वो जो बाकी सारी चीजें हैं, वो किस लिए यूज की जा सकती है, ऊर्जा उपयोग, बिजली में भी यहाँ पर यूज की जा सकती है। तो इसी के थ्रू यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, काफी एफिशिएंट मेथड के रूप में हमारे सामने ये निकल के आया। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, चैलेंजेस भी है, क्योंकि पहले जो है ना इसकी लागत काफी ज्यादा है, पूंजी गहन ज्यादा है, लागत काफी लगती है। उसके बाद किसान जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि कई बार जो लागत ज्यादा लगती है तो सिर्फ बड़े किसान है ना वही इसको यूज कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इसकी जानकारी भी है, प्लस इसके लिए जो अमाउंट चाहिए होता है वो भी उनके पास है। वही अगर मैं बात करूं वित्तीय सेवाओं की, तो वित्तीय सेवाओं से जितना भी यहाँ पर सहायता प्राप्त होती है उसमें कठिनाई के कारण वित्त एक बड़ी चुनौती बन जाता है, पैसा थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस साथ ही साथ किसानों को इतनी जागरूकता भी नहीं है उसके अंदर, और जागरूकता की कमी होने की वजह से, यहाँ पर दिशा निर्देशों की कमी होने की वजह से जो है थोड़ा सरकार भी उतनी ज्यादा सहायता करती भी है, तो लेकिन उसमें भी क्या आने लग जाता है, विलम्ब आने लग जाता है। सिंचाई उपकरणों की स्थापना के लिए सब्सिडी भी जो है काफी ज्यादा दी जाती है, वो भी अब 50% से लेकर के 35% कम कर दी गई है, तो ये भी थोड़ा सा एक नुकसान हुआ है फार्मर्स के लिए। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर एक इसका मेन जो एक रीजन है वो ये है कि भाई ऊर्जा, जो ऊर्जा है यहाँ पर, एनर्जी, और बड़े पैमाने पर अगर आपने परियोजनाएं करनी है तो आपको विद्युत ऊर्जा ही एक आपके लिए बहुत अच्छा स्रोत रहेगा। लेकिन यह है कि ये स्रोत पूरा हर एक किसान के पहुंच में हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान की पहुंच में, हर एक किसान की पहुंच में ये चीज हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है।
और आगे जो है ये जो हमारा आप जानते हैं कि जल संकट काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसा कई बार बोला गया कि भाई जो पानी की कमी है ना, वो हो सकता है आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन जाए। तो इस तरीके की जो बाधाएं, जोखिम और ये सब चीजें जो आ रही है ना, उसके लिए सरकार को जल प्रबंधन करने की जरूरत है। और ये ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन काफी अच्छा एक पॉइंट साबित हो सकता है। राइट। सेकेंड है हमारे यहाँ पर जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग जन बच्चे हैं, उनको शिक्षा कैसे प्राप्त करवाई जा सकती है। हम भी ऐसे आज के समय में चाहते हैं कि ऐसे स्कूलों का विकास किया जाए जो बिना बाधा के चल सके। क्योंकि आज के समय में हम कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा एक क्या है हमारे लिए बाधा, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हर एक के पास शिक्षा के अवसर नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति के पास, हर एक बच्चे के पास यहाँ पर सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि स्कूल अगर दूर है तो उसके लिए बसें आए, स्कूल में जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे कि पानी पीने के लिए, कैंटीन, वॉशरूम्स, ये सब चाहिए होता है ना, तो ये सब मिलना चाहिए। तो एक डिसेबल्ड बच्चे को, आप भी यार समझ सकते हैं सब लोग इस चीज को, कि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप उनको सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए हमारे डिजिटल जो जो उपकरण होते हैं उनका आना, सबको इंक्लूड करके चलाना। आज के टाइम पे कौन सी हमारी एजुकेशन का चल रहा है, समावेशी शिक्षा, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन शब्द का मतलब ही क्या होता है, सबको इन करके चलना। इंक्लूसिव का मतलब है इन कर लो सबको, है ना, और एक्सक्लूसिव का मतलब आउट कर दो। तो यहाँ पे इंक्लूसिव में सबका समावेश कर लो। सबका समावेश का मतलब ये नहीं है कि जो अमीर और गरीब है उनको यहाँ पे ले आओ, नहीं। समावेश का यहाँ पर मतलब है कि हर प्रकार का जो व्यक्ति है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है उसको, कुछ भी है, वो हर एक को यहाँ पर आओ। मतलब शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो जितने भी उस व्यक्ति के माता पिता है, शिक्षक है, कर्मचारी है स्कूल के, सबको यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे ट्रीट करना चाहिए, ताकि बच्चे पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। हमारे भारत के अंदर जितने भी बच्चे जिनके यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो एक आप कह लो कि काफी उनकी कम है यहाँ पर, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर उनकी जनसंख्या जो है वो अभी कितनी पता रखी है, 2011 के हिसाब से उनकी जनसंख्या जो है वो 1.7% है। और ज्यादातर ये जो बच्चे हैं ना, वो 70% से ज्यादा बच्चे जो है 5 वर्ष की आयु के में देखे जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे जिन्होंने स्टार्टिंग की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें भाग ही नहीं लिया, और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी है। तो ये चीजों से निपटने के लिए क्या करना होगा, समावेशी शिक्षा को यहाँ पर प्रोत्साहित जो है वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट। समावेशी शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं सरकार ने किया नहीं है, सरकार ने, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पास किया था, सरकार द्वारा इसको पास किया गया था। और ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो आया था, ये क्या कहता है भाई, कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के पास, जिसकी उम्र यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बीच में आती है, उसके पास ये अधिकार है कि उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन स्टेट द्वारा प्रोवाइड की जाए। ठीक है। लेकिन ये जो एक्ट आया था पूरा, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में, 2009 में इसका पूरा एक्ट तैयार किया गया था। उसके बाद 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान लेके आया। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, एसएसए कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी को भी आप मना नहीं करेंगे पढ़ाने से, चाहे वो दिव्यांग बच्चा है, किसी भी प्रकार की श्रेणी में आता है, कैसी भी उसका दिमाग है, कैसा भी है, हर एक को यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, तो मतलब है। ठीक है। इसी में बोला गया था कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। हमें इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि हमारे हर एक व्यक्ति को यहाँ पर हर एक तकनीक, हर एक सहायक सेवा प्रदान की जा सके। भारत ने यहाँ पर जो है यूएन का जो एक कन्वेंशन है, जिसके अंदर एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हिंदी में कहते हैं इसको भारत के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, सबके लिए यहाँ पर चलाया गया था, जिसका नाम था असेसिबल इंडिया कैंपेन या फिर सुगम्य भारत अभियान 2015 में। असेसिबल इंडिया कैंपेन क्या कहता है, असेसिबल का मतलब क्या होता है, हर एक को यहाँ पर एक्सेस होना चाहिए, हर एक को यहाँ पर जो है वो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था कि हर एक को एक्सेस मिलना चाहिए। ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जिसमें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट सबको दिया जाएगा, हर एक व्यक्ति को। क्यों जरूरत है इस चीज की, ये आपने आर्टिकल पूरा सुनना है और ये याद रखना है। अब आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे तैयार करें। तो यार नोट्स तैयार करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया,
सुगम्य भारत अभियान। अब मैंने आपको इसका ईयर बताया कि ईयर कब है इसका, 2015 में। फिर मैंने आपको बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। ये आपको नोट्स में लिखना है, आपको बाकी सब नहीं लिखना। आपको लिखना है असेसिबल इंडिया कैंपेन, जो इंग्लिश में कर रहे हैं मैं उनको पहले बता दूं। असेसिबल इंडिया कैंपेन स्लैश डाल के सुगम्य भारत अभियान लिखिए, और आगे लिखिए 2015 ईयर में लॉन्च हुआ था, और लिखो इट इज फॉर डिसेबल्ड पीपल। ऐसे लिखो कि ये डिसेबल्ड पीपल के लिए तैयार किया गया है। फिर लिखो इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बस इतना लिख के छोड़ दो, क्योंकि आपको इतना पता है, हर व्यक्ति में इतनी समझ है कि डिसेबल्ड पीपल के लिए क्या किया होगा। डिसेबल्ड पीपल के लिए जो उनको चाहिए, क्या चाहिए उनको, उनको यहाँ पर अभी एजुकेशन चाहिए, उसी के लिए दिया गया। तो ऐसे नोट्स बनाओ, पूरा पूरा आर्टिकल नहीं लिखना है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो लिखनी है। ऐसे हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी लिखें सुगम्य भारत अभियान, और लिखो स्लैश डाल करके सुगम्य भारत अभियान को लिखो, और लिखो 2015 में लागू किया गया, जिसे यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। और ब्रैकेट में लिख लेना वहां पर, ये दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए है। बस इतना लिख के छोड़ दो, लिखना ही नहीं है और कुछ भी। ये नोट्स बनाने का तरीका है। आपको पूरा पूरा थोड़ी ना नोट करना है, पूरा आर्टिकल थोड़ी लिखोगे आप सिर्फ लिखोगे ऐसा है बस। आपको तो कंटेंट चाहिए, आपको तो कंटेंट में अवेलेबिलिटी चाहिए कि अच्छा ये भी स्कीम है, ये भी है, ये भी, आपको तो ये चीजें चाहिए ना। ठीक है, तो अब हमें जो है ये सब चीजें, और बाकी जो मैं बता रही हूँ ना आपको, वो आपने सुनना है, वो आपने सुन के अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है। अब हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि उसको जीवन जीने का, गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार है। और हर एक व्यक्ति के अधिकार का ये मूल उद्देश्य होता है कि उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े, है ना। और ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ जो जो नॉर्मल पीपल है उन्हीं के पास सारे अधिकार है, नहीं भाई। जो दिव्यांग लोग हैं उनके पास भी सेम अधिकार होते हैं, वो भी सामुदायिक जीवन में पूरी तरीके से भाग ले सकते हैं, बिल्कुल अधिकार है उनको भी। हमारा एक समाज, एक सभ्य, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हर एक व्यक्ति की यहाँ पर मदद करें। ठीक है, उनको भी हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में इकट्ठा करे, और उनको कभी ये फील ना होने दे कि उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, क्योंकि वो भी उनके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं होता है। तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करे। हमारी जो रेलवेज है वो भी काफी कोशिश कर रही है दिव्यांग जनों के लिए। हमारी मेट्रो लाइंस, उसमें भी बना हुआ है अलग से इनके लिए सुविधाएं दी गई है। तो ऐसा नहीं कि सुविधाएं नहीं दी जा रही, सुविधाएं तो हर प्रकार से दी जा रही हैं। ठीक है, और हर एक व्यक्ति की भी यहाँ पर ये चीज है कि भाई हर एक को टैलेंट को, हर एक की ऊर्जा किसी भी तरीके से बर्बाद ना होने दे, और हर व्यक्ति को यहाँ पर हर प्रकार की चीजें उपलब्ध करवाई जाए। आगे यही है, इसके लिए मैं कहूंगी कि जितने भी हमारे यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, उनको आपने उन व्यक्तियों को कलंकित और सामाजिक रूप से पिछड़ा बनाने वाला मानव व्यवहार नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, सोसाइटी में व्यवहार बहुत खराब है, व्यवहार को सही रखना है। और हमारी जितनी भी ऐसे कानून कार्यक्रम जितने भी आते हैं जिसमें ऐसी भी बाधाएं आती है, उन सबको दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करनी है। राइट। थर्ड आर्टिकल है हमारा टूरिज्म सेक्टर, पर्यटन क्षेत्र काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि हम जो है आज के समय में हम काफी ज्यादा दिखा रहे हैं कि हमारा टूरिज्म हम कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हमें सबको एक साथ मिल करके भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं लोगों को दिखानी है, पूरी दुनिया को दिखानी है। हम भी जानते हैं और बहुत ही खुशकिस्मत है हम लोग कि भारत जो है वो एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का स्थल रहा है, और हमारा जन्म भारत में हुआ है। भारत में कितने ही ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, महल, गांव है जो पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं इंडिया के अंदर। अगर मैं सांस्कृतिक पर्यटन की बात करूं तो सब लोग जानते हैं वाराणसी में सारनाथ संग्रहालय, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की केव्स, कर्नाटका में हम्पी, ये सब तो विश्व भर में पहचान रखने वाले सेंटर्स हैं। म्यूजिक की बात करूं तो राजस्थान इसमें काफी ज्यादा आगे बढ़ता है। हैंडीक्राफ्ट, संगीत में बहुत ज्यादा तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। साहसिक और पारिस्थितिक पर्यटन, इको टूरिज्म की बात करूँ तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है वो काफी ज्यादा फेमस रहता है इन सब चीजों के लिए। हमारा अंडमान निकोबार वो काफी ज्यादा फेमस है। पैराग्लाइडिंग के सेंटर्स फेमस हैं। तंदुरुस्ती की बात करूँ तो भाई ऋषिकेश तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना ही जाता है वैसे भी, है ना। ये तो सभी जानते हैं, सभी को पता है। क्रूज की बात करूँ तो अंडमान निकोबार तो टॉप करता ही है। अभी फिर सरकार ने गंगा विलास क्रूज को भी स्टार्ट करा है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। एमवी गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर तक चल रहा है, वाराणसी से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, डिब्रूगढ़ तक।
डिब्रूगढ़ क्या है, असम के अंदर है, जिसको हम टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। टी सिटी क्या है हमारी, जहाँ पे सबसे ज्यादा टी का उत्पादन किया जाता है। प्लस भारत के अंदर डार्क स्काईज टूरिज्म भी है, जिसमें क्या होता है कि नो पॉल्यूशन होगा, लिटिल या नो पॉल्यूशन। यहाँ पे राजस्थान की सरकार इसको प्रमोट कर रही है, कहाँ पर, जो हमारा थार डेजर्ट है वहां के एरिया में कैंप लगवा के। तो ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है। आज के समय की बात करूं मैं, भारत का टूरिज्म अगर, तो 7वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में। ठीक है, काफी अभी मैं ये नहीं कहूंगी बहुत पीछे स्थान है, पर यह है कि भारत में अभी और क्षमता है आगे बढ़ने, है ना। और 2017 की बात करूं तो काफी ज्यादा जो है वो जीडीपी में काफी ज्यादा इसको उपयोग भी आया था। और आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पे लोग टूरिज्म को कितना प्रमोट कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कितना लोग घूमने के शौकीन है, सब लोगों को घूमना, स्टेटस, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब बनाने का बहुत शौक है। इवन मुझे भी बहुत शौक है इन चीजों का। ठीक है, तो ये सब सबको है कि भाई पूरी देखना है, आसपास की चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो उसी से तो टूरिज्म बढ़ता है। उसी से तो सरकार का जीडीपी भी जनरेट होता है, और वही फिर सरकार पैसा जो है वो और कामों में लगाती है, और हमारे भारत के और कितने लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं। टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर में करीब करीब यहाँ पर 78 रोजगार अवसर जो है वो रोज यहाँ पर बनते जाते हैं। प्लस कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत बड़ा लेवल पे आपको कोई नॉलेज चाहिए। और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रही है, तो और भी महिलाएं के सशक्तिकरण में भी ये मदद दे रहा है। प्लस भारत में और भी चीजें इससे जुड़ जाती हैं, जैसे टूरिज्म में ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, होटल्स हो गए, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती जा रही है। भारत में अभी और भी ये चीजें करने की अभी क्षमता है। अगर मैं बात करूं तो मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, इको टूरिज्म बढ़ रहा है कि भाई ये नो पॉल्यूशन जैसी चीजें होंगी। हर एक कोई नो पॉल्यूशन जैसी चीजों को प्रमोट कर रहा है। इंडिया जो है, आप जानते हैं इंडिया में हर प्रकार की चीजें हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं, रेगिस्तान भी है, समुद्र तट भी है, नेशनल पार्क भी है, वर्षा के वन भी हैं, विशाल हमारी तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर की, जिसमें सबसे बड़ी रेखा जो है वो किसकी है, वो गुजरात की है। तो बहुत सारी चीजें हैं भारत में, बीचेस भी बहुत सारी हैं। और भारत की बहुत सारी बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। क्या होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है जिसमें हम यहाँ पर सबसे साफ सुथरी बीचेस बीचेस को आगे लेके आते हैं, बिल्कुल क्लीनेस्ट बीचेस को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सब भी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर पॉलिसीज भी सरकार की काफी सारी हो रही है, काफी सारे इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं कि अगर आप डेवलपमेंट करोगे टूरिज्म को तो आपको फायदा भी मिलेगा। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। जैसे ये स्कीम्स है, स्वदेश दर्शन स्कीम, ये दो लॉन्च हो चुकी हैं। पहली एक 2015 में आई थी, उसके बाद फिर इसको 2022 में फिर से लॉन्च किया गया। इसमें बहुत सारी ट्रेन चलाई गई हैं, इसमें बहुत सारे सर्किट्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है, बुद्धिज्म सर्किट, रामायण सर्किट, डेजर्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, हिमालयन सर्किट, प्लेट्यू सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट। जिसमें क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा। जो सेक्टर की बात मैं आपको बता रही हूँ, उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स को लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें की गई हैं। फिर उसके बाद अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, एक विरासत परियोजना को अपनाना, इंडिया अतुल्य भारत अभियान, इतने सारे अभियान चलाए गए हैं ताकि सिर्फ टूरिज्म प्रमोट हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप जानते भी हैं, जैसे गोल्डन ट्रायंगल जैसी चीजें हो गई, दिल्ली, आगरा, जयपुर को कनेक्ट करना। ठीक है, ये सब चीजें कर रही हैं, और आगे भी और करने की जरूरत है। कुछ होता है ना, अभी पूरी तरीके से अवेयरनेस भी कह लो अभी और बढ़ रही है धीरे धीरे, और आगे बाधाएं भी हैं लेकिन और भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, मैं कहूंगी कि पहले के मुताबले मुकाबले आज के समय में काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। काफी संरचना में भी, सुविधाएं में भी काफी सुधार आया है। काफी सारी चीजों को अब जो बाधा पहले हुआ करती थी, आज वो काफी ज्यादा ठीक होने लग गई है। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स। वही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स इसको लिख लो और इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब के सब इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नहीं छोड़ के जाना है किसी को भी। कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी और सबसे ज्यादा सी में मिलने वाली टर्टल्स हैं, जो कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में मिलती हैं। और इनका जो कलर होता है वो ऑलिव होता है, इसलिए इसका नाम ऑलिव रिडले टर्टल्स पड़ गया है।
ये लोग पता है क्या करते हैं, ये फेब्रवरी के महीने में, फेब्रवरी की स्टार्टिंग में, जनवरी के एंड में आते आते ये यहाँ पर जो है पूरी की पूरी फीमेल जो होती हैं, इसके अंदर फीमेल टर्टल्स हैं, वो सब आती हैं और रिप्रोडक्शन करती हैं। मतलब एक बीच पे आती, पता है बीच का नाम क्या है सबसे ज्यादा जहाँ पे आती है? वो है गाहिर माथा बीच, ये उड़ीसा के अंदर है। और ये गाहिर माथा बीच पे आके एग्स को ले करती हैं, यहाँ पर अंडे देती हैं। ठीक है, और उसको हम क्या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं? अरीबाडा। लिख लीजिए, इसको कहते हैं अरीबाडा लोकल लैंग्वेज में। ये कहाँ पे आती हैं? ये नदियां हैं जैसे कि धामरा, देवी और ऋषिकुल्या, ये उसमें आती हैं, यहाँ पर हर साल उड़ीसा के कोस्ट में आती हैं। गाहिर माथा बीच के पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? केंद्रापारा। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड बन गया। नेस्टिंग ग्राउंड का मतलब कि इन कछुओं द्वारा जो है, जो एक कह लो कि आप घोंसले देना, ये सबसे बड़ा ग्राउंड वर्ल्ड का है पूरा यहाँ पर। ठीक है, गाहिर माथा बीच ऋषिकुल्या के पास ही है। यहाँ पर आपको ये जो पूरा एरिया है, इसके आसपास आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गाहिर माथा बीच। ये जो स्पीशीज है, मैं पता है आपको इनको, ये जो स्पीशीज है ना, इनका यहाँ पर जो है वो शिकार भी किया जाता है। अगर इन स्पीशीज को आपको मांस, चमड़ा बनाना है, इन सब के अंडों को बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। और इनको वल्नरेबल भी घोषित किया गया है आईयूसीएन द्वारा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी जो हमारे भारत के अंदर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, ये सुना है ना सब लोगों ने? मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? उड़ीसा के राउरकेला और उसमें भुवनेश्वर में। उसका जो मैस्कट रखा गया है ना, मैस्कट क्या होता है, जिसका मेन सिंबल रखा गया, वो क्या है, क्या नाम है उसका? ओली। ओली नाम से रखा गया है। ये ओली क्या है? ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्यार से बुलाते हैं भाई ओली, है ना? ठीक है भाई, तो अभी इनको काफी ज्यादा जो है वो थ्रेट भी देखने को मिल रहे हैं कि इनकी यहाँ पर किलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि फिशिंग जो है वो अनकंट्रोलेबल सी हो रही है। तो इनकी काफी ज्यादा किलिंग भी हो रही है बीचेस के दौरान। तो सरकार ने यहाँ पर काफी कोशिश भी करी है कि इनकी जो एकदम से मौत हो जाती है, इसको कम करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने ट्रॉल्स के लिए यहाँ पर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस को यहाँ पर स्टार्ट करा है, जिसके अंदर अगर कभी इनको कैच करने की कोई कोशिश करता है तो उनको एक एग्जिट कवर दिया जा सके, उसके लिए सरकार ने ये चीज भी करी है। इवन जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल ऑपरेशन ओलिविया कंडक्ट करती है। इनके ऊपर जियो टैगिंग भी की जाती है। जियो टैगिंग का मतलब क्या है? इनको, इनके ऊपर पहचान बना दी जाती है कि ये भारत की है या ये म्यांमार की है, क्योंकि म्यांमार में भी तो सेम ही मिलती है ना। तो म्यांमार में कई बार क्या होता है ना कि भारत की जो है ये जो कछुए हैं, ये म्यांमार चले जाते हैं और म्यांमार के भारत आ जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज को लेकर भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है हमारा आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। अभी पता है क्या है कि हम जो हमारी रेलवेज है, आपको पता है हर दिन ब दिन कुछ ना कुछ नई नई कोशिश करती रहती है। तो यहाँ पर क्या, हर एक सिंगल ट्रेन के लिए उसमें एक नया एक जो है विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक आदर्श ट्रेन प्रोफाइल यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी, जो 200 से ज्यादा ट्रेन में किया जाएगा, जिसमें यह है कि भाई 5% से ज्यादा वहां पे सीट्स है ना जो पैसेंजर्स की, वो बढ़ाई जा सकेगी। तो बेसिकली सीट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक प्लान किया गया है कि हम किस तरीके से वहां पर सीट्स को और इंक्रीज कर सकते हैं उसी ट्रेन के अंदर। ठीक है ना? तो क्या होगा कि किस तरीके से, कैसे कैसे डेस्टिनेशन में कितने ज्यादा लोगों की जरूरत है, कहाँ पे सीट कितना कोटा हम यहाँ पे दे सकते हैं, वो उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेन को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है, हमेशा से अभी क्या चलता आ रहा है कि जो ट्रेन है यहाँ पर, वो कोई भी एक ट्रेन है वो उसी मार्ग पे चलती है और वहीं पर ही उसका विश्लेषण किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो जोनल रेलवेज वगैरह में किया जाएगा, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस तैयार किया जाएगा, ताकि ये पता रहे कि किस टाइम पर किस छुट्टियां चल रही हैं, मौसम कैसा है, मांग कैसी है, तो उस हिसाब से कैसे ट्रेनों में सीटें बढ़ती और कम होती हैं, उस हिसाब से वो ट्रेनें वहां पे चलाई जाएंगी। तो अभी ये काफी एक अच्छा सिस्टम तैयार हो रहा है। होपफुली आगे आने वाले समय में ट्रेन का सिस्टम और बेटर होगा। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि भाई आज के समय में हुआ है बेटर। आप लोग भी मानते होंगे, मेरी इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि ट्रेन का सिस्टम काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। ट्रेन अब टाइम पे आने लग गई है, बहुत टाइम पे चलने लग गई है। ठीक है, पहले के टाइम पीरियड में तो बहुत मुश्किल भी होती थी, सब लोगों ने ट्रैवल किया, सभी जानते हैं। पर अब जो है ट्रेन प्रोफाइल बेटर होता जा रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये पूरा ट्रेन प्रोफाइल सिस्टम स्टार्ट हुआ है। ठीक है भाई, लास्ट आर्टिकल है हमारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी में हमें क्या करना है कि एक क्रेडिट लाइन देनी है। हमारा जो एसबीआई है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, उनके हिसाब से
14.6 लाख जो है जितने भी एमएसएमईज है, एमएसएमईज की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इनको यहाँ पर सेव किया गया, इनको यहाँ पर बचा लिया गया, क्योंकि इतनी सारी जॉब्स यहाँ पे बचा दी गई। क्यों हुआ? क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से सरकार ने यहाँ पर आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना स्टार्ट करी थी कि अगर कभी आपातकालीन की सिचुएशन आ जाती है तो कैसे बचाया जा सकता है। करीब 2.2 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे दिए गए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अमाउंट में बचा लिया गया। ये एसबीआई की रिपोर्ट आई है कि आप भी जानते हैं कि आज के समय में एमएसएमई, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप काफी इंप्रूव होती जा रही है। और सरकार ने एमएसएमई की जो यहाँ पर एक परिभाषा है वो रख दी है कि 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर की सीमा को पार कर रही है, तो यहाँ पर उनको एमएसएमई यहाँ पर डिनोट कर दिया जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पर एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम यहाँ पे ली गई है, जिसमें क्या होता है कि उनको कोलैटरल फ्री, गिरवी नहीं रखना उनको कुछ भी। उसके तहत उनको 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर एडिशनल फंड, एक रिलीफ तैयार किया गया। रिलीफ मतलब उनको एक बचाने के लिए तैयार किया गया। और एक जो बोरोअर है जो लेना चाहता है, वो 25 करोड़ तक का बकाया और 100 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योग इसके जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं सरकार द्वारा। बिल्कुल आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है यहाँ पर। और इसी में यहाँ पर सरकार ने बोल दिया है इस चीज के लिए कि आपको 100% यहाँ पर गारंटी जो है वो दी ही जाएगी। और इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा, अगर आप बैंक वगैरह से लेते हैं स्कीम के तहत, तो आपको 9.25 का इंटरेस्ट रेट रहेगा। और अगर आप नॉन बैंकिंग कंपनी से लेते हैं तो 14% का रहेगा। और ये सब कुछ जो है ये कामत कमेटी द्वारा किया गया है। कामत कमेटी लिख लीजिएगा। ये कामत कौन है? केवी कामत है ये केवी कामत कौन है? जो कि पहली बार एनडीबी, एनडीबी क्या है? ब्रिक्स का बैंक है। आई होप सब लोगों को ब्रिक्स जरूर पता होगा। ब्रिक्स क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर के खुद का एक बैंक बनाया जिसका नाम है एनडीबी। फुल फॉर्म है इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्राजील में इसको डिसाइड किया गया था और 2014 में इसको बनाया गया। इस बैंक के पहले प्रेसिडेंट भारतीय बनते हैं जिनका नाम है केवी कामत। इनको इकोनॉमी की जो है लैंग्वेज में या बैंक की दुनिया में काफी ज्यादा जाना जाता है। केवी कामत लिख लीजिएगा ये सारी चीजों को। ठीक है ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब शॉर्ट में पता होना चाहिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है वो किसके तहत दी जाती है, क्यों दी जाती है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है जोरावर टैंक के ऊपर। आई होप किसी ने सुना नहीं होगा इसके बारे में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि भारत का खुद का टैंक है जो कि लार्सन एंड टर्बो। एलएनटी सुना जरूर होगा, एलएनटी के बारे में सब व्यक्तियों ने, है ना? एलएनटी सुना है ना सबने? एलएनटी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है भारत की, जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है। इंडिया की कंपनी है लेकिन पूरे वर्ल्ड में काम करती है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। जिसके हेडक्वार्टर भी, लार्सन एंड टर्बो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। पूरे, अगर मैं बात करूँ ना पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो उसमें से एक कंपनी यहाँ पर एलएनटी भी आती है, भारत की भी है। इसको स्टार्ट तो वैसे लार्सन और टर्बो पर्सन ने किया था, तभी से इसका नाम ये आ चुका है। और ये अभी की स्टार्ट नहीं है, ये 1946 में स्टार्ट हो गई थी। तभी तो आज इसका इतना ज्यादा इसका वो काम है, कंस्ट्रक्शन में काम करती है ये पूरा। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बहुत काम करती है। तो वापस आते हैं इसके ऊपर हम लोग। जोरावर टैंक क्या है? जोरावर टैंक जो है भारत का खुद का बनाया हुआ लाइट टैंक है। डीआरडीओ और आईएलएनटी दोनों ने मिलकर के बनाया है। जो कि क्या काम करता है? ये इंडियन आर्मी को दिया गया है। ये प्रेजेंटली इंडियन आर्मी को दिया गया ताकि इंडियन आर्मी अगर किसी भी बहुत ही टफ सिचुएशन में भी फंस गई है ना, जैसे कोई आइलैंड का जगह है या कोई बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली जगह है, ये टैंक वहां पर भी काम कर सकता है। इसे कहते हैं लाइट टैंक्स का होना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे अगर पहाड़ों पे आपका टैंक लेके जाना है तो वहां पे जरूर हम कैसे करें? वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पर आपको सामान नहीं होता, आपके पास लॉजिस्टिक्स नहीं होता है। तो क्या है यहाँ पर? तो अब हमें लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कारगिल का वॉर हुआ, गालवान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे पास इन चीजों की कमी थी। तो इसी के लिए यहाँ पर जोरावर टैंक बनाया गया है ताकि इन चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि वहां पे हम पहुंचा देते हैं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरीज पहुंचा देते हैं। तो आर्टिलरीज इतना इनफ नहीं होती है हमारे लिए, हमें इनकी भी जरूरत है यहाँ पर। तो इसी जोरावर टैंक को यहाँ पर पता है किसके नाम पे रखा गया? जोरावर कौन है? आप सोच रहे हो यार ये जोरावर क्या है, तो मूवी का नाम सुना है हम लोगों ने।
और ये सॉन्ग वॉन्ग सुने हमने तो जोरावर पता है क्या है? ये एक नाम है, एक पर्सन है, जोरावर सिंह डोगरा राजपूत थे ये। जम्मू के रहने वाले थे, जो कि लद्दाख बाल्टिस्तान में काफी ज्यादा ये जाने जाते। इनको कई बार नेपोलियन ऑफ इंडिया या फिर इनको कॉन्करर ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। ये उन्हीं के नाम पे जोरावर रखा गया है, जोरावर सिंह। ये आज भी जो है सिख एम्पायर में काफी ज्यादा ये थे, डोगरा राजपूत की तरह काम करते थे। ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो अभी इसका डिजाइन पूरा तैयार हुआ है, जोरावर टैंक, याद रखिएगा। ये कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए हमारी इंडियन आर्मी को बहुत मदद करने वाला है। तो ये एक फैक्ट थे जोरावर टैंक के, ये भी न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसको आप प्रोजेक्ट जोरावर भी कह सकते हैं। और ये अभी नहीं, काफी टाइम से न्यूज में है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया, सो दैट आपको पूरा पता रहे कि इंडियन आर्मी में जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एक सही तरीके से डील करने के लिए ये एक नई शुरुआत है। इससे हमारा क्या होगा, जो हम चाहते हैं ना मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट, इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी हम बेटर बना सकते हैं। हम आइलैंड में, हम बहुत रफ टेरिटरीज में भी जाकर के सर्व करने की क्षमता रखते हैं। ये एक टेक्निकल डिटेल्स की तरीके से काम करेगा और काफी ज्यादा सही है। और मैं आपको ये बता दूं, अब आप सोचेंगे चलो सही है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी और हमारी डीआरडीओ एलएनटी। इसका आप मनी तो जरूर आ रहा होगा सबके दिमाग में कि पैसा कितना लगेगा इसके ऊपर, है ना? आ रहा होगा ना सबके मन में। मैं बता देती हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीब करीब इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं, करीब करीब। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बॉम्ब्स भी तो आएंगे। आप इसकी पिक्चर जरूर देखना क्लास को, लेक्चर को सुनने के बाद, या लेक्चर पॉज करके पहले जाके पिक्चर देखो। यहाँ पर करीब करीब 85,000 करोड़ रुपए इस लाइट टैंक्स के लिए लगाए गए हैं। इसमें बॉम्ब भी लगाए जाएंगे, इसमें बहुत सुविधाएं दी जा रही है। इसकी पिक्चर देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ओएस, भार ओएस मोबाइल ऑपरेशन। अभी ये एक जो है भार ओएस करके यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है। अब ये है क्या? ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एंड्रॉइड और एप्पल के आईओएस दोनों में चलेगा। ये गूगल के एंड्रॉइड जैसा ही एक सिस्टम है, भार ओएस सॉफ्टवेयर के नाम से चल रहा है। ये अभी न्यूज में, ये अभी ही 2-3 दिन पहले की न्यूज में काफी चल रहा था, इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। अभी क्या है कि ये आईआईटी जो हमारी मद्रास है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि एंड्रॉइड जैसे गूगल है और एप्पल का आईओएस होता है ना, ऐसे ही चलेगा। ये भार ओएस के नाम से, ये हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इसको पूरी तरीके से लाया नहीं गया, अभी ये कर रहा है और ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से ये आपको प्रिवेंट करेगा किसी भी और सिक्योरिटी से, मतलब सिक्योरिटी बहुत सिक्योर हमारा रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्राउजर चलाएंगे हम लोग, इसके अंदर गूगल सर्विसेज नहीं मिलेंगी हमने को। होगा ये गूगल जैसा ही एंड्रॉइड, पर गूगल सर्विसेज नहीं मिलेगा। इसका नाम रखा गया है डक डक गो, इसमें ये रखा गया नाम, गूगल नहीं रखा गया। तो ये हमारी जो खुद का है, हम इंडिजिनियसली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में इंडिया का भार ओएस आगे चल के एंड्रॉइड जो है उसको रिप्लेस कर दे, इसकी टेस्टिंग चल रही है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये हो जाए। तो ये जो है अभी आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है, मैं स्टार्टअप का नाम भी बता देती हूँ, जैंड कॉप्स। जैन कॉप्स ने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। ये आगे आने वाले समय में गूगल को रिप्लेस करने की ताकत रखता है। तो लेट्स सी, हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा ऐसा कुछ भी हुआ है। मैं जरूर इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आगे कुछ भी ऐसा होता है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ऐसा कोई भी नया सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है भाई? तो अब आप लोग ये समझे कि जो मैंने आपको यहाँ तक बताया है, अब इसके नोट्स कैसे बनाओगे। देखो, मैंने आपको भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, तो आप अपने करंट अफेयर की अलग से नोटबुक तो सबने बना रखी है, सब बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो सबने क्या करना है, ये लिखो एक हेडिंग और लिखो, इट इज द इंडियाज वर्जन ऑफ गूगल एंड्रॉइड एंड एप्पल आईओएस। मैंने इसका सॉफ्टवेयर का नाम बताया, डक डक गो लिखो। किस कंपनी ने बनाया, हमारी कौन सी आईआईटी ने बनाया, ये सब बस। आपको ये सब नहीं लिखना, इट डज नॉट कम विद एनी प्री इंस्टॉल्ड ऐप वगैरह वगैरह, कुछ नहीं लिखना आपको इसमें। ठीक है?
ये एक अंडरस्टूड सी बात है, ये तो आपको पता है कि ठीक है ऐसा ही होगा, आपने सुन ली मेरी बात, आपके दिमाग में रह गई। आपको क्या याद रखना है कि बाहर ओएस नाम है, डक डक गो नाम है, और आईआईटी मद्रास बना रही है, और इसका कंपनी का स्टार्टअप का नाम क्या है। आपसे स्टार्टअप का नाम पूछा जाएगा, आपका आईआईटी मद्रास पूछा जाएगा, हमसे इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं। हमसे और कोई सवाल नहीं होते हैं इस पर, हमसे इसी टाइप के सवाल होते हैं, किसने बनाया, कहाँ पे बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, है ना। और हम क्या भूलते हैं, हम यही तो भूल जाते हैं कि किसने बनाया था, कब बनाया था, कौन सी ईयर में आया था, कौन सी मिनिस्ट्री लाई थी। हम यही सवाल तो भूल जाते हैं, और यही हमसे पूछे जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, समझे आप सब लोग, कि कैसे याद करना है इसको। आपने इस प्रकार से चीजों को याद करते हुए चलना है, कि ये लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा हुआ है। समझ रहे हैं सब लोग। तो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए सारा कुछ यहाँ तक, जो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यहाँ पर, इस पूरे को नोट करो, लिखो, और सारा का सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको सारा लिखते जाइए। क्लियर है सबको यहाँ तक। ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। नोट्स बनाने का तरीका आप लोग लिखिए, कि नोट्स कैसे बनाऊंगी, मैंने आपको समझा दिया है वैसे। ठीक है, तो नोट्स जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया तरीका, वो आप यहाँ पे लिखते जाओ। समझ रहे हैं सब लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर करंट अफेयर्स। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।